नमस्कार। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद मेरी यही है, उम्मीद क्या है, मेरा विश्वास है कि आप अच्छे तरीके से खुद को सुरक्षित रख रहे होंगे इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से, और आप अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सारे सब्जेक्ट के तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन केमिस्ट्री अब आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और परेशान मत होइए, अब धीरे धीरे और भी चीज़ें आपकी स्टार्ट होने वाली हैं हमारी संस्थान द्वारा। आपका अपना संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लास है, इसके द्वारा हम जितना आपको दे सकते हैं हम आपको देंगे। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए जिससे मैं आज आपकी क्लास स्टार्ट कर सकूं। सभी को गुड आफ्टरनून, जल्दी से आ जाइए और कोशिश ये किया करिए सारे लोग लाइव वीडियो देखा करो। कोशिश यही किया करिए कि वीडियो को लाइव देखिए आप लोग, और बहुत ही अच्छा नोट्स आप लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा नोट्स बनाकर आप भेज रहे हैं, सारे बच्चे भेजते हैं, बहुत अच्छा नोट्स आप लोगों का लगता है। जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं आप लोग उसी तरीके से एकदम सेम टू सेम नोट्स बना रहे हैं। ये यकीनन एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, आप लोगों के लिए। हमें खुशी मिलती है कि हम जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं आप उस मेहनत का रिजल्ट हमको दे रहे हैं। यकीनन आप बहुत अच्छे बच्चे पहले से भी हैं और अब तो और भी हैं, आप नोट्स अच्छे से बना रहे हैं। और केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत भी नहीं लग रही होगी। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती हो केमिस्ट्री में तो आप तुरंत कमेंट कर दिया करिए, उसका सलूशन आपको तुरंत मिलेगा। वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम आपको तुरंत उसका सलूशन देंगे, आप उसके लिए परेशान न हुआ करें। आइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। कल देखिए, कल का मैंने आपको बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और मैंने उसके प्रकार भी आपको बताए थे, ठीक ना। आज ये परमाणु की अवधारणा का आखिरी पार्ट है, इसके बाद आधुनिक विचारधारा स्टार्ट होगा। ये जितनी थी ये पुरानी अवधारणा है परमाणु की, अब जो स्टार्ट होगा कल से नया परमाणु अवधारणा स्टार्ट होगा। बस में आ रहा ना, आज ये आखिरी मतलब अंतिम लेक्चर आज ये है परमाणु की अवधारणा का। आइए देखते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक परमाणु की अवधारणा पार्ट 16, यानी कि 16 पार्ट में आज आपका परमाणु की अवधारणा का 16 पार्ट में ये खत्म हुआ पुरानी अवधारणा, ठीक ना। पुरानी अवधारणा परमाणु की जो थी वो 16 पार्ट में खत्म हुआ। कल से आधुनिक विचारधारा स्टार्ट होगा और सबका प्लेलिस्ट बन गया है। आप सारे लोग प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। आप सारे लोग प्लेलिस्ट पर जाएंगे और जितना वीडियो पड़ा है परमाणु की अवधारणा का 16 वीडियो उसमें मिल जाएगा, आपको अच्छे से देख सकते हैं आप। जो है जो बच्चे मान लीजिए नहीं देख पाए हैं, जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, ठीक ना। आइए हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखें, कल तक का जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था वहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया है, ठीक ना, मुझे विश्वास है। अब आज का जो टॉपिक है, मैंने कल हेडिंग करवाया था आपको, हेडिंग मैंने करवाया था बोर का परमाणु मॉडल। हेडिंग मैंने क्या करवाया था बच्चों बताओ? बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। कल यही मैंने आपको बच्चों हेडिंग करवाया था, ठीक ना। तो चलिए इस हेडिंग को अच्छे तरीके से हम देखते हैं। चले तो बच्चों देखो क्या था ये, डेनिस एक शहर का नाम है, एक देश का नाम है, ठीक ना। आप ये मत समझना डेनिस किसी वैज्ञानिक का नाम बता रहे, नहीं। ये डेनिस क्या है? एक जगह है, एक शहर है, ठीक ना। एक शहर का नाम है डेनिस। डेनिस के एक भौतिक शास्त्री थे, डेनिस के रहने वाले थे और फिजिशियन थे, केमिस्ट्री के वैज्ञानिक नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। ये डेनिस के भौतिक शास्त्री थे और बोर का परमाणु मॉडल आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा इंटर में, ठीक ना। तो इसलिए आप यहाँ पे अच्छे से तरीके से समझ लेंगे। डेनिस के रहने वाले एक भौतिक शास्त्री थे, फिजिक्स के शास्त्री थे, डेनिस के रहने वाले थे, जिनका नाम था बच्चों नील बोर। जिनका क्या नाम था बताइए? नील बोर। इन्होंने 1913 ईस्वी में, कितने में? इन्होंने 1913 ईस्वी में क्या किया? रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसके दोषों को दूर किया और उसके दोषों को दूर करके अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम नील बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। बस समझ में आ रहा ना? आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डेनिस भौतिक शास्त्री नील बोर ने 1913 ईस्वी में
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दोष तक नहीं था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर करते हुए अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसे हम बोर का क्या कहते हैं बताइए, परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक ना, समझ में आ रहा ना। चलिए तो अब इनका पहला सिद्धांत देखते हैं, एक एक सिद्धांत अच्छे से हम समझते हुए चलते हैं, आप अच्छे से सिद्धांत को समझेंगे। चलिए देखिए पहला सिद्धांत का हम समझेंगे अच्छे तरीके से। ये परमाणु है कि नहीं है बताइए, और इस परमाणु का बच्चों ये जो बीच वाला भाग है इसको क्या कहते हैं बच्चों बताओ, इस परमाणु का बीच वाला भाग क्या है, नाभिक होता है। परमाणु के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो देखो पहला सिद्धांत ये था बच्चों, इन्होंने बताया कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ, परमाणु नाभिक के चारों तरफ अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। देखो ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं हैं कि नहीं है बताओ, नाभिक के चारों तरफ ये सब कक्षाएं हैं कि नहीं है, आप बताइए एक बार। ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों तरफ आपको कक्षाएं दिख रही है कि नहीं दिख रही, 1 2 3 है कि नहीं है बताएं, है ना। तो पहला इनका सिद्धांत था कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ, परमाणु नाभिक के चारों तरफ अनेक प्रकार की वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। वृत्तीय मतलब गोलाकार, ठीक ना। परमाणु नाभिक के चारों तरफ अनेक प्रकार की वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, अनेक प्रकार की वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। पहला सिद्धांत लिखिए जल्दी से, परमाणु नाभिक के चारों तरफ अनेक प्रकार की वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखो इनका सिद्धांत क्या है बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं। हम परमाणु बनाते हैं पहले, हम और बहुत सारे हम इस बार कक्षक बनाने की कोशिश करें जिसे आप समझो अच्छे से। चलो देखो दूसरा सिद्धांत इनका ये है, इन्होंने बताया, पहला ये बताया कि परमाणु नाभिक जो होता है उस परमाणु नाभिक के चारों तरफ अनेक प्रकार की क्या होती हैं, वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। दूसरा ये था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते कि नहीं लगाते बताइए। इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, घूमते रहते कि नहीं घूमते रहते, यही तो बताया गया था। दूसरा उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों तरफ, सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों तरफ क्या करते रहते हैं बताइए, चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन अब सुनो, यहीं पर समझने की कोशिश कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन्स सभी कक्षों में चक्कर नहीं लगाएंगे। जैसे रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के भले चारों तरफ रहते हैं लेकिन सभी वृत्तीय कक्षाओं में नहीं घूमेंगे। जैसे मान लीजिए ये पहला वृत्तीय कक्षा है, जैसे मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इन्होंने कहा कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों तरफ रहते हैं, घूमते हैं, लेकिन वो सभी वृत्तीय कक्षा में नहीं घूमेंगे, वो सभी वृत्तीय कक्षा में नहीं घूमेंगे। वे ये उन्हीं कक्षा में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग, जिनका कोणीय संवेग h/2π होता है, जिनका कोणीय संवेग h/2π होता है। कोणीय संवेग आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, अभी परेशान मत होइए। जिनका कोणीय संवेग h/2π होता है। क्लियर हुआ। एक बार फिर से समझिए, एक बार देखें। इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक चारों तरफ घूमते हैं। हाँ सही बात है भैया, घूमते हैं, हम भी कह रहे हैं घूमते हैं। उन्होंने कहा हम भी बता रहे हैं घूमते हैं, लेकिन वो सभी कक्षा में नहीं घूमेंगे, वो उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π होता है। क्लियर हुआ। जिनका कोणीय संवेग h/2π होता है। बताएं, जिनका कोणीय संवेग h/2π होता है। समझ में आएगा ना। दो सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया है, केवल आप ध्यान समझेंगे। पहला सिद्धांत, परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन
दूसरा मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों तरफ भले घूमते हैं लेकिन वो सभी कक्षाओं में नहीं घूमेंगे, वो केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 होता है। चलिए तीसरा देखते हैं हम। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। चले तीसरा देखिए। तीसरा ये इन्होंने ये बताया बच्चों, तीसरा इन्होंने ये बताया, ये गोला है भैया, गोल ही कीजिएगा इसको, गोल है ये ना। चलिए अब उतना समझ जाएंगे। तीसरा इन्होंने ये बताया कि जितने भी कक्षक होती हैं, जितने भी कक्षक होते हैं, प्रत्येक कक्षक की एक निश्चित ऊर्जा होती है। मान लीजिए एक कक्षक ये है, एक कक्षक ये है, एक कक्षक ये है, यानी जितनी कक्षक होंगी सभी कक्षक की एक क्या होती है बताइए, एक निश्चित ऊर्जा होती है। प्रत्येक कक्षक की एक निश्चित ऊर्जा होती है, प्रत्येक कक्षक की एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिन्हें ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बताइए, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे प्रत्येक कक्षक की एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। प्रत्येक कक्षक की क्या होती है, प्रत्येक कक्षक की एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। आप इस सिद्धांत को बहुत ध्यान समझेंगे, नील्स बोर का परमाणु मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक बार फिर से समझिए, देखिए ये परमाणु था, इसमें देखिए कक्षक कौन कौन है, जैसे मान लीजिए पहला कक्षक ये है, दूसरा कक्षक ये है, तीसरा कक्षक ये है। तो जितने भी कक्षक हैं प्रत्येक कक्षक की क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है, चाहे वो पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो। प्रत्येक कक्षक की एक निश्चित ऊर्जा होती है जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे सर इन्हें हम ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं बताइए, जिन्हें हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। बताएं, लिख लीजिए जल्दी से, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक ना, 3 हो गया। चौथा क्या है बच्चों, चौथा इन्होंने ये बताया, ये तो ऊर्जा के क्रम में हो गया, ये किसके क्रम में मैंने बताया, ऊर्जा के ना, कि प्रत्येक कक्षक की एक निश्चित ऊर्जा होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब चौथा ये है बच्चों, इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक कक्षक को, ये जो कक्षक हैं 1 2 3, इन कक्षकों को हम अस्थायी कक्षक के नाम से जानते हैं। कौन से कक्षक के नाम से जानते हैं बताइए, इन कक्षकों को अस्थायी कक्षक कहते हैं। देखो तीसरे चौथे में कंफ्यूज मत हो, एक बार फिर से समझो, हमको लगेगा कि, हमको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो तीसरे वाला जो था, तीसरा वाला मैंने बताया, इसमें मैंने ऊर्जा स्तर के बारे में बताया था, जैसे इसको, इसका ऊर्जा स्तर, इसकी ऊर्जा स्तर, इसकी ऊर्जा स्तर, ठीक ना, ये ऊर्जा के क्रम में था। लेकिन अगर हम कक्षक की बात करें तो ये जो कक्षक होते हैं बच्चों, इन्हें अस्थायी कक्षक के नाम से जानते हैं। किस कक्षक के नाम से जानते हैं बताइए, अस्थायी कक्षक कहते हैं। ठीक ना, इन्हें हम अस्थायी कक्षक के नाम से जानते हैं, जिन्हें अस्थायी कक्षक कहते हैं, या इन्हें अस्थायी कक्षक कहते हैं। एक लाइन में आप लिख लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार आप फिर से समझ लो चारों सिद्धांत। पहला ये था कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ नहीं, क्या बताता है, परमाणु नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। दूसरा मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सभी कक्षा में चक्कर नहीं लगाएंगे, वो उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग कितना होता है, h/2 होता है। तीसरा मैंने आपको ये बताया कि प्रत्येक कक्षक की क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिसे क्या कहते हैं बताइए, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। और चौथा मैंने बताया कि इन कक्षकों को अस्थायी कक्षक के नाम से जाना जाता है। इन कक्षकों को हम क्या कहते हैं बताइए, अस्थायी कक्षक कहते हैं। यहाँ तक की बातें मैंने आपको बता दी हैं, अब नहीं लगना चाहिए आपको कोई दिक्कत भैया। हाँ अब देखो, और इन अस्थायी कक्षक का जो नाम दिया गया वो इस तरीके से दिया गया। देखिए इन अस्थायी कक्षकों का जो नाम है बच्चों, वो इस तरीके से दिया गया। एक और रहेगा, ठीक, हम यहाँ पे एक और बना दे रहे हैं, ऐसे करके हम एक और बना दे रहे हैं ये। चलो अब देखो अगला वाला, अगला क्या है, इन कक्षकों का जो है इन कक्षकों का जो नाम है वो देखिए क्या है, K L M और N। K L M और N आप लिखेंगे। इन कक्षकों को निम्न नामों से जाना जाता है, इन कक्षकों को निम्न नामों से जाना जाता है। ये जो अस्थायी कक्षक मैंने अभी बताया, इस अस्थायी कक्षक का नाम है K L M और N। K L M और N, ठीक ना, K L M और N ले लीजिए जल्दी से। क्लियर हुआ? 5 सिद्धांत उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं।
अगला क्या है देखिए, देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है, ठीक ना, ये वाला मतलब इस वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन अपना घूम रहे हैं, इस वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन अपना घूम रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए आप क्लास 11th में हैं और एक क्लास 12th है, आप क्लास 11th में हैं, आपका मन क्या है कि हम 11th को छोड़कर कहाँ चले जाएं, 12th में चले जाएं। तो देखिए क्या होता है, जैसे क्या होता है भैया, जब एक इलेक्ट्रॉन अपना एक कक्षक छोड़कर किसी दूसरे कक्षक में आने का प्रयास करता है, ध्यान समझना, जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षक को छोड़कर किस कक्षक में आता है, दूसरे कक्षक में आता है, तो क्या होता है, तब वहां पे ऊर्जा का या तो अवशोषण होता है या तो क्या होता है बताइए, उत्सर्जन होता है। तब ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। हम आपको सिद्धांत बहुत सरल में बता दे रहे हैं, ये सिद्धांत बहुत टफ होता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकें सरल लैंग्वेज में। क्या होता है देखो, जब इलेक्ट्रॉन, आप लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक को छोड़कर दूसरी कक्षक में आता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक को छोड़कर दूसरी कक्षक में आता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। ठीक ना। चलिए, और कल मैंने देखिए स्पेक्ट्रम में आपको एक चीज बताई थी, मूल अवस्था और उत्तेजित अवस्था। तो सेम चीज यहाँ पे देखना है, आप लिखेंगे, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई ना, कि इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षक को छोड़कर दूसरे कक्षक में आता है तो क्या होता है, ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा या क्या होगा बताइए, उत्सर्जन होगा। अब देखिए, अब क्या है, कल मैंने आपको मूल अवस्था उत्तेजित अवस्था बताई थी। देखिए क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन, क्या आप लिखेंगे, सुनो, आप ये लिखोगे, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने किस अवस्था में रहते हैं, मूल अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं, मूल अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं बताइए, मूल अवस्था में रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम इन्हें बाहर से कोई ऊर्जा दे देते हैं, जब इन्हें बाहर से ऊर्जा दिया जाता है, जब इन्हें बाहर से क्या दिया जाता है, ऊर्जा दिया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद कर किस अवस्था में चले जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। इसे परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहते हैं। बस मैं, यानी आप कहेंगे परमाणु में इलेक्ट्रॉन सदैव मूल अवस्था में रहते हैं, लेकिन बाहर से ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूल अवस्था को छोड़कर अपने उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, जिसे हम परमाणु की उत्तेजित अवस्था के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम परमाणु की क्या कहते हैं, जिन्हें हम परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहते हैं, जिन्हें परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहते हैं। एक बार आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, क्या सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल था, क्या मैं आपको अच्छे से ढंग से समझा पाया हूँ? एक बार आप अच्छे से लिख लीजिए, एक बार आप अच्छे से जो है कमेंट कर दीजिए, जिससे आगे की हम बातें आपको बता सकें। चलिए, चलिए अच्छी बात है। तो ये तो था भैया नील्स का परमाणु मॉडल। ये क्या था बताइए, नील्स का जो परमाणु मॉडल, यानी नील्स बोर का परमाणु मॉडल की ये प्रमुख बातें थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके इंटर में पूछे जाते हैं, फिजिक्स में, जाने रहिएगा। ये मेन फिजिक्स के ही थे, लेकिन अब चूंकि परमाणु मॉडल है इस वजह से इसको आपको पढ़ना पड़ा, ठीक ना। अब इनकी कुछ कमियां थी, इनकी भी कुछ कमियां हैं, तो हिंट डालेंगे हम नील्स बोर के परमाणु मॉडल के दोष, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के दोष, कमी, दोष, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के दोष। अच्छा, रदरफोर्ड का जो दोष था पहला, वो यही था कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे ना, रदरफोर्ड वाले में ध्यान दो। अगर रदरफोर्ड आपने लिखा है ना, तो वहां पे मैंने क्या बताया था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद हमने इसको पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसका मतलब कि इसकी खोज हो चुकी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज हो गई कि नहीं हो गई। तो आप लिखेंगे, देखो इनका जो परमाणु मॉडल था बोर का, वो क्या हुआ, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो कर दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दिया। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप कहोगे सर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं होते, बताओ हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं होते? तो जो बोर का परमाणु मॉडल है बच्चों, वो एकल इलेक्ट्रॉन वाले, मैंने वहां पे लिखवाया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे बोर का परमाणु मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन वाले
एकल इलेक्ट्रॉन वाले यानी एक इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका। पहले लिखेंगे, पहले हम बता रहे हैं, नहीं तो आप कहोगे सर इसमें दोष कहाँ है, तो दोष है अभी सुनो। बोर का परमाणु मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो कर दिया, उसकी व्याख्या हो सक इसने कर दिया, लेकिन इसने बहु इलेक्ट्रॉन वाले, क्या इलेक्ट्रॉन वाले, बहु इलेक्ट्रॉन वाले, बहु इलेक्ट्रॉन जैसे हीलियम, हीलियम क्या होता है बताइए, दो होता है नहीं होता बताएं, हीलियम, फिर लिथियम, नाइट्रोजन, इसमें सब में बहुत इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, हीलियम में 2, लिथियम में 3, नाइट्रोजन में 7, कार्बन, इनकी व्याख्या ना कर सका, इनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर सका, इनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर सका। आप लिखेंगे कि बोर का परमाणु मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो कर दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो कर दिया, लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन वाले जैसे हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन, बहु इलेक्ट्रॉन वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर सका, बहु इलेक्ट्रॉन वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर सका, स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर सका। ठीक ना, चले, ये तो पहला दोष था। अच्छा, अब आप हमारे बातें थोड़ा सा सुनेंगे। जैसे जब बच्चों देखो प्लस और माइनस रहता है तो वहां पे आकर्षण होता है, वहां पे क्या होता है बताइए, आकर्षण, ध्यान समझना। जब प्लस और माइनस होता है तो क्या होता है, आकर्षण, और जब प्लस प्लस रहता है तो क्या होता है बताइए, प्रतिकर्षण। हमने पढ़ा हुआ ये चीज है। माइनस माइनस होता है तब क्या होता है बताइए, तब भी प्रतिकर्षण होता है। यानी जो विपरीत वाले होते हैं वो आकर्षित होते हैं, और जो समान वाले होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, प्रतिकर्षित होते हैं। वो क्या होते हैं बताइए, प्रतिकर्षित होते हैं। अब सुनिए इनका दोष क्या था। इनका जो दूसरा दोष है बच्चों, इनका दूसरा दोष है वो ये है कि इनका जो परमाणु मॉडल था, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक है, एक इलेक्ट्रॉन एक है, मतलब जैसे देखो एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, होगा कि नहीं होगा। जब भैया दोनों कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो दोनों जगह माइनस होगा कि नहीं होगा, बताओ। आप कहोगे हाँ सर होगा। अरे ऐसे ऐसे बनाओ अगर, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों जगह माइनस माइनस होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा। तो जब दोनों जगह माइनस माइनस होगा तो दोनों लोग आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे, तो आप कहोगे सर प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि अभी आपने बताया माइनस माइनस प्रतिकर्षित, प्लस प्लस प्रतिकर्षित और प्लस माइनस आकर्षित, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनका परमाणु मॉडल क्या था, वैज्ञानिकों ने पूछा भैया आप ये बताओ कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्यों प्रतिकर्षण हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन क्यों प्रतिकर्षण कर रहे हैं। इनकी व्याख्या ये ना कर सके, इनकी व्याख्या यह परमाणु मॉडल ना कर सका। आप लिखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण क्यों होता है, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण क्यों होता है, इसकी व्याख्या यह परमाणु मॉडल ना कर सका, इसकी व्याख्या यह परमाणु मॉडल ना कर सका। इसकी व्याख्या यह परमाणु मॉडल ना कर सका। जल्दी से लिखिए, अच्छे से समझे सारी चीजें। कोशिश मैं आपको यही कर रहा हूं कि अच्छे से समझा सकूं। कभी किसी शायर ने कहा था कि सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, अरे माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। आइए फिर देखिए तीसरा इनका दोष, इनका जो तीसरा दोष है बच्चों वो क्या था, देखें आप। इनका जो परमाणु मॉडल था, आप खाली इसके बारे में लिख लीजिए, इसको हम आधुनिक विचारधारा में पढ़ाएंगे। इनका परमाणु मॉडल डी ब्रॉगली के सिद्धांत की व्याख्या न कर सका, इनका परमाणु मॉडल डी ब्रॉगली के सिद्धांत की व्याख्या न कर सका। खाली चुपचाप लिख लो, इसके बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे। इनका परमाणु मॉडल डी ब्रॉगली के सिद्धांत की व्याख्या न कर सका, डी ब्रॉगली के सिद्धांत की व्याख्या न कर सका। चलिए अगला चौथा, इनका जो सिद्धांत है बच्चों वो हाइजेनबर्ग की, ये सब आगे हम आगे पढ़ाएंगे, अभी खाली लिख लो हाइजेनबर्ग की। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आप जो है स्पेक्ट्रम पहले लिख लो बाद में पढ़ाएंगे, पढ़ाए थे ना बस वैसे। तो चूंकि ये आगे का टॉपिक है तो लिखेंगे इनका परमाणु मॉडल
हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में ना बता सका। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में ना बता सका। मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूं जो हमने कमेंट्स किया था। देखिए श्वेता श्रीवास्तव जी ने कमेंट किया, थैंक यू सर। हरिओम मौर्य, थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को भाई। अनुराग दुबे, नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रिया गुप्ता जी का भी कमेंट सर, थैंक यू सर। सीसी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक अभी सुपर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आर के यादव, नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश कुमार, समझ गए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोटिवेशनल स्टूडियो, सभी को जय श्री राम, जय श्री राम भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। आपके कमेंट्स ही हमको एनर्जी देता है। आप जो कमेंट्स करते हैं यकीनन हम उससे हमें एक एनर्जी मिलती है और उसी के तहत हम अपना बेस्ट आपको देने का प्रयास करते हैं। देखिए चैनल पे जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली हम आपको क्लास दे रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। जहाँ एक और सब कुछ बंद है, लेकिन हम अपनी कोचिंग के द्वारा, गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा हम आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको हम अपना बेस्ट दे सकें, ठीक ना। तो देखिए हाइजेनबर्ग का ये क्या था, कुछ नील बोर का ये क्या था, कुछ दोस्त था, ठीक ना। चलिए आज इतना टॉपिक आप अच्छे से लिखेंगे, फिर हम कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।